हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 8 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे बजट निर्माण। बजट निर्माण का अर्थ है बजट अनुमानों का, अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार के व्यय और प्राप्ति यानी आय के अनुमानों का विवरण तैयार करना। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारत सरकार के 2 बजट है, रेलवे बजट और आम बजट। 1921 में ऑकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से बदल कर दिया गया था। रेल बजट में रेल मंत्रालय के खर्चों और आमदनी के अनुमान होते हैं, जबकि आम बजट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों रेल के अलावा के व्यय और प्राप्तियां होती हैं। एजेंसियां क्या करती है? एजेंसियां बजट निर्माण में निम्नलिखित एजेंसियां शामिल होती हैं। वित्त मंत्रालय बजट बनाने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है और यह अपेक्षित नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करता है। प्रशासनिक मंत्रालय, इसको प्रशासनिक आवश्यकताओं का विस्तृत ज्ञान होता है। योजना आयोग, यह बजट में योजना की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का काम करता है। दूसरे शब्दों में, बजट में योजना की प्राथमिकताओं को सम्मिलित कराने के लिए वित्त मंत्रालय योजना आयोग से निकट संपर्क बनाए रखता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराता है। चरण प्रक्रिया, स्टेज ऑफ प्रोसेस क्या है? बजट निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं। कौन कौन से? आहरण एवं संवितरण, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी, वित्त वर्ष प्रारंभ होने से 5 से 6 महीने पहले अर्थात सितंबर अक्टूबर में वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय को परिपत्र और पत्र भेजकर उससे आगामी वित्त वर्ष के खर्चों के अनुमान मांगता है। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात संवितरण अधिकारियों को भेज देता है। इन प्रपत्रों में अनुमानों तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं भरनी होती है और इनमें से प्रत्येक में निम्नलिखित स्तंभ होते हैं। फर्स्ट है पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, अगले वर्ष के प्रस्तावित अनुमान यानी कि किसी बढ़ोतरी या कमी के कारण जो हुआ है, चालू वर्ष के उपलब्ध वास्तविक आंकड़े अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्ष की संगत समयावधि के वास्तविक आंकड़े। विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समेकन, संवितरण अधिकारियों से अनुमान प्राप्त करने के बाद विभागीय प्रमुख संपूर्ण विभाग के लिए इनकी समीक्षा और समेकन करते हैं तथा प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत कर देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अपनी साझा नीति के प्रकाश में इन अनुमानों की समीक्षा और पूरे मंत्रालय के लिए इसका समेकन करता है तथा वित्त मंत्रालय यानी कि आर्थिक मामले के लिए बजट के विभाग के बजट प्रभाग को प्रस्तुत कर देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा, प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुमानों की समीक्षा व्यय की मितव्ययिता और आय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। स्थायी परिव्ययों के मामले में यह समीक्षा नाममात्र की, किंतु व्यय की नई मदों के मामले में यह अधिक कड़ी होती है। विवादों का निपटारा, बजट अनुमानों में किसी योजना को शामिल करने के प्रश्न पर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद होते हैं तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन, इसके पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान
करता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहायता आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। वित्त मंत्रालय समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ऐसे बजट को संसद में रखा जा सकता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बजट गोपनीय दस्तावेज और संसद में प्रस्तुत होने से पहले इसे बाहर नहीं आना चाहिए। प्रभारित व्यय। वित्त मंत्रालय जिन बजट अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप देता है उनमें दो प्रकार के व्यय होते हैं। भारत के समेकित कोष से प्रभारित व्यय और ऐसे व्यय जो इस संचित निधि से किए जाते हैं। संसद प्रभारित व्यय पर मतदान नहीं कर सकती है, अर्थात संसद इस पर केवल चर्चा कर सकती है, जबकि दूसरे प्रकार के व्यय पर संसद में मतदान होना जरूरी है। प्रभारित व्यय की सूची निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके कार्यकाल संबंधी अन्य खर्चे हैं। सेकंड है राज्य विधानसभाओं के सभापतियों तथा उपसभापतियों एवं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं। थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। फोर्थ है उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों की पेंशनें जिनके न्याय क्षेत्र में भारत का कोई भी क्षेत्र शामिल है। फिफ्थ है नियंता एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन। सिक्स्थ है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन। सेवंथ है सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशनों सहित उनके प्रशासनिक खर्चे। 8 पॉइंट है वे ऋण भार जिनकी देय भारत सरकार पर है, इनमें ब्याज और कर्ज उठाने संबंधी निक्षेप धन प्रभार, ऋण मोचन प्रभार तथा इन जैसे अन्य खर्च और ऋण सेवा तथा मोचन खर्चे शामिल हैं। 9 पॉइंट है किसी न्यायालय या मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, आदेश अथवा अधिनियम की पूर्ति के लिए आवश्यक कोई धनराशि। 10 पॉइंट है संसद द्वारा घोषित इस प्रकार से प्रभारित कोई अन्य व्यय। बजट अधिनियम। बजट अधिनियम का अर्थ है संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति, अर्थात प्रत्येक वित्त के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के वार्षिक वित्तीय विवरण की स्वीकृति। इससे सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। इसका अर्थ है कि बजट के अधिनियम के बिना सरकार ना तो धन एकत्र कर सकती है और ना ही धन खर्च कर सकती है। आम बजट और रेल बजट दोनों पर यह कार्यविधि भी लागू होती है। संवैधानिक उपबंध। बजट अधिनियम के संबंध में भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। फर्स्ट है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगा। इस वार्षिक वित्तीय विवरण धारा 112 में कहा गया है। सेकंड है अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। ये धारा 113 में कहा गया है। थर्ड पॉइंट है भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्ति संगत के अंतर्गत आता है। ये धारा 114 में कहा गया है। फिर फोर्थ पॉइंट है कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये धारा 117 में कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट है कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्र किया जाएगा। धारा 265 में कहा गया है। 6 पॉइंट है संसद किसी कर को कम या खत्म तो कर सकती है पर बढ़ा नहीं सकती है। 7 पॉइंट है वित्तीय बजट अधिनियम
अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संविधान ने संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका या स्थिति को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। फर्स्ट है, कराधान संबंधी किसी धन या विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता, इसका केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट, अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है, ये विशेषाधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। सी पॉइंट है, राज्यसभा धन विधेयक वित्त विधेयक को लोकसभा के 14 दिन के भीतर वापस कर देगी। राज्यसभा की इससे संबंधित सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। 8 पॉइंट है, बजट में सम्मिलित व्यय अनुमान भारत की संचित निधि पर से प्रभारित व्ययों को और उस कोष से किए जाने वाले व्ययों को अलग अलग प्रदर्शित करेंगे, धारा 112 में कहा गया है। 9 पॉइंट है, बजट राजस्व खाते पर आने वाले खर्चों तथा अन्य खर्चों में भेद करेगा, ये धारा 112 में कहा गया है। 10 पॉइंट है, भारत की संचित निधि से प्रभारित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, परंतु संसद इस पर चर्चा कर सकती है, धारा 113 में कहा गया है। अधिनियम के चरण क्या है? संसद के बजट निम्न 5 चरणों से होकर गुजरती है। बजट प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समिति द्वारा समीक्षा, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक पारित करना। बजट प्रस्तुतिकरण, लोकसभा के नियम 213 में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में बजट 2 या अधिक भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के समय प्रत्येक भाग को बजट माना जाएगा। तदनुसार बजट 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा, रेल बजट और आम बजट। रेल बजट को आम बजट से पहले रखा जाता है। लोकसभा में रेल बजट रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में और आम बजट वित्त मंत्री द्वारा फरवरी के अंतिम कार्यदिवस में प्रस्तुत किया जाता है। आम बजट को वित्त मंत्री एक भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसे बजट भाषण कहा जाता है। लोकसभा में बजट भाषण समाप्त होने पर बजट को राज्यसभा में रखा जाता है, जो इस पर केवल चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान करने का अधिकार नहीं रखती। लोकसभा में बजट के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? बजट के संबंध में व्याख्यात्मक प्रलेख, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, कराधान प्रस्तावों सहित मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट और बजट का आर्थिक वर्गीकरण। पहले वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी लोकसभा में रखा जाता था। अब इसे बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आम बहस, बजट पर आम बहस इसके प्रस्तुतिकरण के कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आमतौर पर 3-4 दिन की यह बहस संसद के दोनों सदनों में चलती है। यह ब्रिटिश विरासत है। इस चरण के दौरान लोकसभा पूरे बजट पर चर्चा कर सकती है अथवा इसके किसी सैद्धांतिक प्रश्न पर। केवल इस दौरान ना तो कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है और ना ही बजट को संसद में मतदान के लिए रखा जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को इसका जवाब देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है। अनुदान मांगों पर मतदान, बजट पर आम बहस की समाप्ति के बाद लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करती है। मांगों को मंत्रालयों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। विधिवत मतदान होने के बाद मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को है। दूसरे, मतदान बजट के केवल मतदान योग्य भाग तक सीमित होता है। मतदान के लिए उन खर्चों को प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि जिन पर मात्र चर्चा हो सकती है, जो भारत के समेकित कोष पर प्रभारित होते हैं। आम बजट में जहां कुल मिलाकर 109 मांगे यानी 103 नागरिक
और 6 प्रतिरक्षा संबंधी खर्चों के लिए होती है। वहीं रेल बजट में 32 कितनी होती है? रेल बजट में 32। प्रत्येक मांग पर अलग अलग मतदान होता है। इस अवस्था पर सांसद बजट के विवरणों पर चर्चा कर सकते हैं। वे किसी अनुदान मांग को घटाने के प्रस्ताव भी रख सकते हैं। ऐसे प्रस्तावों को कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नीति अस्वीकृति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति की अस्वीकृति या प्रतिनिधित्व करता है। यह कहता है कि मांग की राशि को 1 रुपये की राशि तक घटाया जा सकता है, यानी कि जो कि मांग एक मुश्त कटौती या फिर मांग की किसी एक मद को शामिल न करना और या उसकी कटौती हो सकता है। सेकंड है सांकेतिक कटौतियाँ। ये किसी उस शिकायत को सामने लाती है जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में के भीतर है। इसमें मांग की धनराशि को घटाकर 100 रुपये तक किया जा सकता है। मांगों पर मतदान के लिए कुल मिलाकर 26 दिन दिए जाते हैं। अंतिम अर्थात 26वें दिन अध्यक्ष की शेष तमाम मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता है और उनका निपटारा होता है, चाहे सदस्य ने उस पर बहस की हो अथवा नहीं। इसको समापन कहते हैं। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक पारित करना। संविधान कहता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन कानून द्वारा विनियोग के सिवा नहीं निकाला जा सकता। अर्थात अंततः विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत से वह सभी धन निकाला जा सके जो निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान। सेकंड है भारत की संचित निधि का भारित व्यय। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में विनियोग विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो स्वीकृत अनुदान की राशि में परिवर्तन करता हो या उसके गंतव्य स्थान को बदलता हो, अर्थात भारत के समेकित कोष से प्रभारित किसी व्यय की धनराशि को घटाता बढ़ाता हो। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देगा तो वो जो विनियोग विधेयक है वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। यह अधिनियम भारत के कोष से भुगतान को वैधानिक बना देता है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक जब तक अधिनियमित नहीं होता तब तक सरकार कोई भी धन भारत के समेकित कोष में नहीं निकाल सकती। इसमें समय लगता है और आमतौर पर यह अप्रैल के अंत तक चलता है, लेकिन 31 मार्च के बाद यानी कि वित्तीय वर्ष के बाद सरकार को अपने सामान्य कामकाज के लिए धन की जरूरत होती है। इस कार्यात्मक कठिनाई को पार करने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूरे होने और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वह वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित खर्च के संदर्भ में कोई अग्रिम अनुदान दे सकती है। कौन दे सकती है? लोकसभा। इस व्यवस्था को लेखानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को लेखानुदान। ये बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद पारित किया जाता है। आमतौर पर यह अनुदान 2 महीने के लिए होता है और यह अनुदान कुल अनुमान के 1/6 हिस्से के बराबर होता है। वित्त विधेयक पारित करना। लोकसभा के नियम 219 के अधीन वित्त विधेयक का आशय ऐसे विधेयक से है जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी कालावधि के पूरक वित्तीय प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का विधेयक शामिल होता है। विनियोग विधेयक के विपरीत वित्तीय विधेयक के मामले में किसी कर को अस्वीकार या कम करने के लिए संशोधन रखे जा सकते हैं। अंतरिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित अर्थात संसद से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। वित्तीय विधेयक बजट के
आय पक्ष को वैधानिकता प्रदान करता है और बजट अधिनियम की प्रक्रिया को पूरा करता है। अन्य अनुदान क्या है? बजट के अतिरिक्त जिनमें एक वित्त वर्ष की आय और व्यय के सामान्य अनुभाग होते हैं, असाधारण अथवा विशेष परिस्थितियों में संसद अन्य विभिन्न प्रकार के अनुदान पारित करती है। फर्स्ट है, कौन सा पारित करती है? पूरक अनुदान। उस समय दिया जाता है जब यह पता चलता है कि चालू वर्ष में किसी सेवा विशेष के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत धनराशि उस वर्ष के लिए पारित है, तब कौन सा अनुदान दिया जाता है? पूरक अनुदान। सेकंड है अतिरिक्त अनुदान। यह तब दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऐसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत पैदा हो जाती है जिसको कि उस वर्ष के बजट में नहीं सोचा गया था। नेक्स्ट है अधिक अनुदान। ये कब दिया जाता है? ये तब दिया जाता है जब वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा या उससे अधिक धनराशि खर्च हो गई हो जितनी कि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत की गई थी। लोकसभा में इस पर मतदान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। अधिक अनुदान की मांगों को लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन पर संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की स्वीकृति आवश्यक है। साख मत। यह भारत सरकार के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए तब दिया जाता है जब सेवा के विस्तार या उसकी अनिश्चित प्रकृति के चलते मांग के उन विवरणों को बताया नहीं जा सकता जो सामान्यतः बजट में दिए जाते हैं। अतः ये कोरे चेक की तरह होता है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। साख मत किसे दिया जाता है? लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। अपवादी अनुदान। यह विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। यह किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता। सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान यह तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा हेतु प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था पुनर्वियोग द्वारा की जाती है। लोकसभा में मतदान के लिए एक सांकेतिक धनराशि ₹1 दिए जाने पर की मांग रखी जाती है और स्वीकृत होने पर धन उपलब्ध करा दिया जाता है। पूरक, अतिरिक्त, अधिक और अपवादानुदान और साख मत नियमित बजट के मामले में प्रयुक्त प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।